स्वागत है आप सभी का साकार स्टडी हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यह हमारी संकल्प सीरीज की क्लास है जिसमें हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, जिसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के पठारों पर चर्चा करेंगे एवं इससे संबंधित प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। सबसे पहले अवस्थिति की बात करेंगे। मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है, जो कि प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में स्थित है। ये प्रायद्वीपीय पठार हो गया, ये अपना एमपी हो गया। प्रायद्वीपीय पठार सहित गोंडवाना लैंड का ही भाग है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश भी प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में स्थित है। यह भी गोंडवाना लैंड का भाग है। अब हम बात करते हैं जिसका भौगोलिक विस्तार, अर्थात मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। हम एक मैप के जरिए समझते हैं इसको। अक्षांश लेटी हुई लाइनों को कहा जाता है। अक्षांश लेटी हुई लाइनों को कहा जाता है। इसका अक्षांश है 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तक। और देशांतर खड़ी हुई रेखाओं को कहा जाता है। देशांतर है 74 डिग्री 9 मिनट 82 डिग्री 48 मिनट। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक सीमाओं के बारे में। यहां से प्रश्न पूछा जाता है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार क्या है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में सीधे प्रश्न बनता है, तो इसको आप याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के पूर्व में छत्तीसगढ़ का मैदान है, यानी पूर्व में छत्तीसगढ़ का मैदान है। पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है। उत्तर में गंगा यमुना का मैदान है। जो है अपना मध्य प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़ का मैदान है, पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है, उत्तर में गंगा यमुना का मैदान है तथा चंबल नदी है उत्तर में। दक्षिण में ताप्ती नदी प्लस सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रृंखला विद्यमान है। मध्य प्रदेश की उत्तरीय सीमा चंबल नदी बनाती है तथा दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी बनाती है। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर्वतीय श्रृंखलाओं का विस्तार है और कुछ में मैदानी क्षेत्रों का फैलाव है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के विभाजन पर। भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से 3 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इसको पहला भौतिक प्रदेश कहा जाता है। इस पूरे भाग को कहा जाता है मध्य उच्च प्रदेश। ये भाग 2 है, सतपुड़ा मैकाल क्षेत्र। ये है भाग 3, इसको कहा जाता है पूर्व का पठार या बघेलखंड का पठार। विभिन्न कालखंडों में अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के प्रभाव स्वरूप मध्य प्रदेश में उच्चावच का होता है ऊंचे स्थान, भ्रंश एवं दरारों जैसी विविध स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ।
जिनकी अपनी विशिष्ट भौगोलिक पहचान है। भूगोलवेत्ता भूगोलवेत्ता प्रोफेसर S.P. चटर्जी ने नर्मदा सोन द्रोणियों के आधार पर राज्य के भौगोलिक विभाजन का प्रयास किया, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश को विभिन्न प्रदेशों एवं उप प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। भौतिक स्वरूप में 3 भागों में बांटा गया है। पहला है मध्य उच्च प्रदेश, जिसमें 5 भाग हैं। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, आप इमेज में देख सकते हैं, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, रीवा पन्ना का पठार, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी के अंतर्गत ये भाग शामिल है। बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार के अंतर्गत ये वाला भाग शामिल है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य उच्च प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश के 2/3 भाग में त्रिभुजाकार पठार के रूप में विस्तार पाया जाता है, जिसका विकास विभिन्न कालखंडों में चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन से हुआ है। धरातलीय उच्चावच के आधार पर मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है मध्य उच्च प्रदेश को, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहला भाग मध्य भारत का पठार, दूसरा भाग बुंदेलखंड का पठार, तीसरा भाग मालवा का पठार, चौथा भाग रीवा पन्ना का पठार, पांचवा नर्मदा सोन घाटी। ये पूरा मध्य ये पूरा क्षेत्र मध्य उच्च प्रदेश कहलाता है। मध्य उच्च प्रदेश। अब हम बात करते हैं मध्य भारत का पठार। सबसे पहले हम पठार को समझेंगे, आखिर पठार होता क्या है। ये कोई एक आकृति है। पठार जमीन का एक ऐसा ऊंचा स्थान होता है, ऊंचा स्थान, इसकी ऊंचाई 300 से 400 मीटर तक हो सकती है। अपने समीपवर्ती क्षेत्रों से ऊंचाई पर एक सपाट यानी समतल भूभाग को पठार कहा जाता है, जिसकी अपने समीपवर्ती क्षेत्रों से 300 से 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक सपाट या समतल भूभाग को पठार की संज्ञा दी जाती है। अब हम बात करते हैं मध्य भारत का पठार। मध्य भारत के पठार की अवस्थिति की बात करते हैं। ये रहा मध्य भारत का पठार, भारत का पठार। अवस्थिति की बात करते हैं मध्य भारत के पठार की। यह पठार मध्य प्रदेश के उत्तर एवं दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। इसके विस्तार की बात करें, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार की, तो यह 24 डिग्री से 26 डिग्री 48 मिनट तक है उत्तरी अक्षांश। देशांतर की बात की जाए तो 74 डिग्री 50 मिनट से 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। मध्य भारत के पठार के उत्तर में गंगा यमुना का मैदान है, यानी इसके उत्तर में गंगा यमुना का मैदान है। उत्तर में गंगा यमुना का मैदान है। दक्षिण में मालवा का पठार है, यहाँ पर मालवा का पठार है।
पूर्व में बुंदेलखंड का पठार, यहाँ बुंदेलखंड का पठार है, तथा पश्चिम में अरावली पर्वतमाला स्थित है। मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.6 भूभाग, 10.6% भूभाग इसका क्षेत्रफल है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। चौथा सबसे बड़ा पठार है मध्य भारत का पठार, मध्य प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा पठार है, जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 10.68% भूभाग है, जिसमें जिलेवार विस्तार देखें, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, नीमच, मंदसौर इत्यादि शामिल हैं। निर्माण की बात करें तो मध्य भारत के पठार की विंध्यन क्रम की चट्टानों के अपर्दन तथा नदियों के निक्षेपों से हुआ है। इसके भौतिक प्रभाव की बात करें तो खिचीवाड़ा, शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर व पश्चिम में कोतेल का पठार इसके भाग हैं। औसत ऊंचाई एवं ढाल की बात करें तो मध्य भारत के पठार की औसत ऊंचाई लगभग 450 मीटर से ज़्यादा पठारी भाग है, जबकि घाटियां 150 मीटर तक ऊंची हैं। इसकी ढाल की बात करें, इसकी जो ढाल है पूर्व उन्मुखी, पूर्व उन्मुखी का मतलब होता है पूर्व की ओर, यानी पूर्व की दिशा की ओर, तथा सीमित उत्तर पश्चिम में भी है इसकी ढाल। सर्वोच्च चोटी की बात करें मध्य भारत के पठार की तो टोंगरा है 430 मीटर, जो कि श्योपुर में स्थित है। ये आईएमपी है, यहाँ से प्रश्न बनता है कि मध्य भारत के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? टोंगरा 430 मीटर। मध्य भारत के पठार की प्रमुख नदियों की बात करें तो चंबल, सिंध, क्वारी, कूनो, पार्वती, सीप, माहोर इत्यादि नदियां हैं। चंबल नदी को मध्य भारत पठार की जीवन रेखा कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य भारत के पठार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है। मध्य भारत के पठार की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है, अर्थात शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड तथा ग्रीष्म ऋतु में तीव्र गर्मी का अनुभव होता है। तापमान की बात करें, ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक, शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। वर्षा की बात करें, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र औसतन 50 से 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाला क्षेत्र है मध्य भारत का पठार। मध्य भारत पठार में मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान गोहर भिंड स्थित है, जहाँ 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र किस पठार के अंतर्गत शामिल है। वनस्पति की बात करें मध्य भारत के पठार में, इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। प्रमुख वनस्पति में शीशम, खैर, पलास एवं बबूल शामिल हैं। मिट्टी की बात करें मध्य भारत के पठार में, जलोढ़ एवं कछारी मिट्टी के साथ साथ काली मिट्टी भी देखने को मिलती है। जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। ये आईएमपी है, क्वेश्चन में पूछा जाता है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है। खनिज की बात करें मध्य भारत के पठार में मुख्यतः संगमरमर तथा चूना पत्थर जैसे खनिज मिलते हैं। फसलों की बात करें, पीली क्रांति से प्रभावित क्षेत्र है, सरसों की हांडी का दर्जा दिया जाता है सर्वाधिक सरसों की उपज अर्थात उत्पादन के कारण। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से किस पठार को सरसों की हांडी की संज्ञा दी गई है? इसका आंसर हुआ मध्य भारत का पठार। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अन्य प्रमुख फसलें में बात करेंगे, ज्वार, बाजरा एवं गेहूं इत्यादि शामिल हैं। अब हम बात करते हैं उद्योग के बारे में। मध्य भारत के पठार के अंतर्गत कौन कौन से उद्योग हैं? कैलारत, गुना, डबरा में शक्कर उद्योग, शिवपुरी एवं बामौर में खैर से कत्था बनाने का उद्योग, अन्य सीमेंट उद्योग बामौर जो कि मुरैना जिले में आता है, कृत्रिम रेशे, बिस्किट व चीनी मिट्टी बर्तन के कारखाने प्रमुख उद्योग हैं। जनजाति की बात करें, मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में
मध्य प्रदेश की अति पिछड़ी सहरिया जनजाति निवास करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सहरिया जनजाति का निवास स्थान क्या है? सहरिया जनजाति का संग्रहालय श्योपुर जिले में स्थित है। यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है पेपर में कई बार कि सहरिया जनजाति का संग्रहालय किस जिले में स्थित है, तो आप याद रखिए श्योपुर। विशेष की बात करें, मुरैना में चार विशेष की बात करें मुरैना में 1400 मेगावाट की सोलर परियोजना प्रस्तावित है। मुरैना में सरसों अनुसंधान केंद्र भी प्रस्तावित है। अब बात करते हैं चंबल घाटी की। चंबल घाटी का निर्माण अवनालिका अपरदन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है, जिससे गहरी खड्ड भूमि का निर्माण हुआ है। चंबल घाटी यह सर्वाधिक बीहड़ प्रभावित क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं बुंदेलखंड का पठार। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं बुंदेलखंड का पठार। अवस्थिति की बात करें, मध्य भारत पठार के पूर्व में, मध्य भारत के पठार में के पूर्व में तथा रीवा पन्ना पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। इसका अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार की बात करें, अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 22 मिनट। उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 51 मिनट 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतर है 77 डिग्री 51 मिनट से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तार है। भौगोलिक विस्तार की बात करें, बुंदेलखंड के पठार के पश्चिम में मध्य भारत का पठार है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। दक्षिण पूर्व में रीवा पन्ना का पठार, इसको भी आप इमेज में देख सकते हैं। पश्चिम में मध्य भारत का पठार आप देख सकते हैं। दक्षिण पूर्व में रीवा पन्ना का पठार, इसे भी आप इमेज में देख सकते हैं। उत्तर में गंगा यमुना का मैदान है, गंगा यमुना का मैदान। स्थित उत्तर में गंगा यमुना का मैदान स्थित है। यह पठार तीन ओर से अर्धचंद्राकार पन्ना श्रेणी, बिजावर श्रेणी, नरहट स्कार्प तथा चंदेरी पाटन से घिरा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें, यह भूभाग मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.7% है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। बुंदेलखंड के पठार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 7.7% है, जो कि छठवां सबसे बड़ा पठार है। जिलेवार विस्तार की बात करें, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, निवाड़ी, अशोकनगर, शिवपुरी की पिछोर एवं करेरा तहसील, भिंड की लाहार तहसील, ग्वालियर की डबरा तहसील बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत शामिल हैं। निर्माण की बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार का। ग्रेनाइट व नीस की चट्टानों के रूपांतरण से। भौतिक प्रभाग की बात करते हैं, अर्धचंद्राकार पन्ना श्रेणी, बिजावर श्रेणी, नरहट स्कार्प व चंदेरी पाटन से घिरा है। औसत ऊंचाई व ढाल की बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार की। 300 से 400 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है बुंदेलखंड के पठार की। सिद्ध बाबा की चोटी 1172 मीटर सबसे ऊंची चोटी है, जो कि दतिया में स्थित है। बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी, जो कि दतिया जिले में स्थित है। इसकी जो ढाल है बुंदेलखंड के पठार का, वो उत्तर पूर्व की ओर ढाल है। उत्तर पूर्व दिशा की ओर इसका ढाल है। नदियों की बात करते हैं, सिंध, बेतवा, धशान, केन, जामनी इत्यादि नदियां हैं। बुंदेलखंड की जीवन रेखा बेतवा नदी को कहा जाता है। ये प्रश्न पेपर में कई बार पूछा गया है। बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। ये प्रश्न भी पेपर में कई बार पूछा गया है।
कि बुंदेलखंड की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो बेतवा नदी है। बुंदेलखंड की गंगा किस नदी को कहा जाता है, इसका आंसर भी बेतवा नदी है। ये दोनों ही प्रश्न इंपोर्टेंट हैं। खनिज की बात करें, इसमें हीरा, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर एवं बुंदेलखंड गुलाबी नीस शामिल है। जलवायु की बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार की। यहाँ पर भी महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है, अधिक गर्मी एवं अधिक सर्दी। तापमान की बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार में, तो 40 से 41 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान है, जबकि न्यूनतम 9 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान है। छतरपुर जिले में स्थित नौगांव एवं खजुराहो 2018 में 49.2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया था, सर्वाधिक गर्म स्थानों में से एक है। वर्षा की बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार में 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र है। अब बात करते हैं वनस्पतियां एवं वन। पलास, बबूल, तेंदुपत्ता, नीम, महुआ तथा उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं। मिट्टी की बात करते हैं, मिश्रित मिट्टी पाई जाती है बुंदेलखंड के पठार में, जिसमें चीका की मात्रा अधिक होती है। कृषि एवं फसलें की बात करें, बुंदेलखंड के पठार में गेहूं, ज्वार, तिल, अलसी, उड़द इत्यादि देखने को मिलती हैं। उद्योग की बात करें, औद्योगिक दृष्टिकोण से चंदेरी, अशोकनगर, प्रतापपुरा, निवाड़ी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं। विशेष की बात करें, मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में सूखे की समस्या सर्वाधिक है और आर्थिक दृष्टि से यह क्षेत्र प्रदेश का सबसे पिछड़ा भौगोलिक क्षेत्र भी है। इस पठार का 1/3 भाग समतल प्राय मैदान है, जिनके बीच बीच में छोटी पहाड़ियां हैं, जिन्हें टोर कहा जाता है। बुंदेलखंड पठार में प्राचीन आद्य महाकल्प की चट्टानें पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं मध्य भारत के पठार एवं बुंदेलखंड पठार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हल करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन में मध्य उच्च प्रदेश को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? इसका राइट आंसर है 5। अगला प्रश्न है, मध्य भारत के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, टोंगरा चोटी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी किस पठारी क्षेत्र को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है सी, मध्य भारत का पठार। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला मध्य भारत पठार के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर है बी, शिवपुरी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत नहीं आता है? इसका राइट आंसर है शहडोल। ये पटवारी 2023 में ये प्रश्न पूछा गया था। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश का सबसे न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र निम्न में से किस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य भारत का पठार। अगला प्रश्न है, मध्य भारत के पठार में मुख्यतः कौन सी जनजाति निवास करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहरिया जनजाति। अगला प्रश्न है, अविभाजित मध्य प्रदेश को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9। अविभाजित मध्य प्रदेश को 9 भागों में विभाजित किया गया था। महानदी बेसिन, दंडकारण्य का पठार, ये दोनों वर्तमान में छत्तीसगढ़ में शामिल हैं। अगला प्रश्न है,
बुंदेलखंड पठार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर है बेतवा नदी को। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड के पठार में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? इसका राइट आंसर है मिश्रित मृदा। अगला प्रश्न है, मध्य भारत के पठार में मुख्यतः किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इसका राइट आंसर है जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हीरा की खदानें किस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? बुंदेलखंड का पठार। अगला प्रश्न है, किस नदी को मध्य भारत के पठार की जीवन रेखा कहा जाता है? इसका राइट आंसर है सी चंबल नदी। अगला प्रश्न है, वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 अविभाजित मध्य प्रदेश के संदर्भ में बुंदेलखंड के पठार का कुल भौगोलिक भूभाग कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर है 7.7% भूभाग। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में मध्य भारत के पठार का कुल भौगोलिक भूभाग कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर है 10.68%। आप इस इमेज में देख सकते हैं मध्य भारत के पठार का कुल भौगोलिक भूभाग। मध्य भारत के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इसका राइट आंसर है महाद्वीपीय जलवायु। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठार की नदियां मुख्यतः किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? इसका राइट आंसर है उत्तर और उत्तर पश्चिम में। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर है सिद्ध बाबा की चोटी। यह था हमारी आज की संकल्प सीरीज का आखिरी प्रश्न। तो आपको कैसी लगी हमारी ये संकल्प सीरीज? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। इस वीडियो की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके साथ ही यह पीडीएफ आपको साकार स्टडी हब के टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। तो आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।